नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक का खास शो। और आज इस खास शो में हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट के ऊपर, पोर्टफोलियो प्लानिंग के ऊपर। लेकिन समझाएगा कौन? बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ इसमें मौजूद हैं, राधिका गुप्ता जी, सीईओ एडलवाइस म्यूचुअल फंड की। राधिका जी नमस्कार। सबसे पहले तो बहुत नमस्कार। बहुत शुक्रिया बिस्तक को अपना समय देने के लिए और हमारे स्टूडियो में आने के लिए स्पेशली बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत-बहुत शुक्रिया एंड विश एवरीवन अ हैप्पी दिवाली इवन दो दिवाली इज़ गॉन। पर मैम अभी स्टॉक मार्केट थोड़ा डाइसी लग रहा है, एकदम से हायर लेवल्स पे आके थोड़ा सा नर्वसनेस फील हो रही है। और वो चाहे वो युद्ध हो या फिर वैल्यूएशंस हो, आपको क्या कंफर्ट लग रहा है अभी मार्केट में पैसा डालना चाहिए? देखिए, आई थिंक स्ट्रक्चरली इंडिया बहुत अच्छी जगह में है। ऐसा कोई दौरान नहीं आया है स्टॉक मार्केट में जब ऑल इज़ वेल होता है। हमेशा या तो वैल्यूएशंस का डिस्कम्फर्ट रहता है या कभी ग्लोबल सिनेरियो होता है, परफेक्ट वर्ल्ड तो होता नहीं है। लेकिन हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं कंपनीज़ की अर्निंग्स, और अगर आप कॉर्पोरेट इंडिया की अर्निंग्स देखें, तो वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर अच्छे नंबर्स दिखा रही हैं। एक जो थोड़ा-सा इंटरेस्ट रेट्स का कंसर्न था, वो भी ग्लोबली मॉडरेट हो गया है। तो आई थिंक हम वो देखते हैं और हमें लगता है इंडिया की इकोनॉमी बहुत रोबस्ट कंडीशन में। तो मैम आज तो जानने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है, क्योंकि आप हमारे स्टूडियो में हो। हाँ। तो जितने भी आपके मन में सवाल है वो आपकी तरफ से मैं ही पूछ लेता हूँ राधिका जी से। एक तो आप बताओ कि इतने बड़े म्यूचुअल फंड को आप संभालते हो, एएमसी कंपनी को आप संभालते हो, तो कौन से सेक्टर्स पे अभी आप बुलिश हो? तो मैं इसका जवाब दूँगी, लेकिन मैं सबसे पहले दर्शकों को ये भी बताती हूँ, क्योंकि ये मेरे से सवाल ऑफ़न करा जाता है कि इंडिया में अगर आप अगले 10 साल की कहानी देखें, तो वो एक सिंगल सेक्टर या ड्यूअल सेक्टर की कहानी नहीं होगी। जैसे हमारी इकोनॉमी 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगी, मैं आपको हेल्थ केयर की भी कहानी बता सकती हूँ, फाइनेंशियल सर्विसेज़ की भी बता सकती हूँ, मैन्युफैक्चरिंग की भी बता सकती हूँ और कंज़म्पशन की भी बता सकती हूँ। तो दर्शकों के पॉइंट ऑफ व्यू से आई ऑलवेज से कि अगर आप निवेश कर रहे हैं, तो ब्रॉड बेस्ड निवेश इम्पॉर्टेंट है। अब जहाँ तक हमारा व्यू है, सेक्टर से ज़्यादा एक थीम पे हमारा व्यू है कि अगर आप पिछला डेकेड देखें, तो एक बहुत फोकस रहा सर्टेन टाइप ऑफ स्टॉक्स, कंजम्पशन एटसेट्रा। और इंडिया हिस्टोरिकली एक सर्विसेज ड्रिवन इकोनॉमी भी रहा है। हमें लगता है जो इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्रेस है, वो अब जाके किक इन होगी। पीएलआई जैसी एक स्कीम आई है जो बहुत इंसेंटिव दे रही है ग्लोबल स्केल पे मैन्युफैक्चर करने का। टैक्स रेट्स बहुत अच्छे हैं नई मैन्युफैक्चरिंग के लिए, लेबर कॉस्ट कम है। तो ये जो सारे सेक्टर्स हैं who contribute to इंडियन मैन्युफैक्चरिंग स्टोरी, ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी। इसमें आपका कैपिटल गुड्स भी आ सकता है, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग आ सकता है। ये बहुत सारी थीम्स आती हैं, बट दीज आर ऑल बेनिफिशियरीज ऑफ द इन्वेस्टमेंट साइकिल जो इंडिया में आ रही है। तो मैम सब नर्वस किसको लेकर हैं? दैट इज इलेक्शंस। क्योंकि अभी तक तो मोदी सरकार के कार्यकाल में इंडिया ने बहुत अच्छी तरीके से ग्रोथ की है। लेकिन अब जो 2024 के इलेक्शन है, इसका कुछ असर स्टॉक मार्केट पे पड़ेगा क्या? देखिए, मैं देखती हूँ इलेक्शंस एज एन इम्पॉर्टेंट इवेंट पॉलिटिकली, बट फॉर द मार्केट इट इज़ अ शॉर्ट टर्म इवेंट। अगर आप हिस्टोरिकली भी देखें, तो इलेक्शंस के अराउंड मार्केट में वॉलेटिलिटी आती है, हलचल होती है। लेकिन लॉन्ग टर्म मार्केट किससे चलता है? कंपनी की अर्निंग से चलता है और इकोनॉमी से चलता है। इंडिया की इकोनॉमी 1981 से 40 साल हो गए, हर 6 साल डबल करती है, और मुझे लगता है वो बदलने वाला है। इंडिया की जो एक डेमोग्राफिक स्टोरी है, एक जो एंटरप्रेन्योरशिप की स्टोरी है, जो एनिमल इंस्टिंक्ट्स हमारे प्राइवेट सेक्टर के हैं, वो नहीं बदलने वाले। इम्पॉर्टेंट चीज़ें जहाँ तक सरकार की बात है, दो हैं, और इस सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। एक तो जो पॉलिसी शुरू हुई हैं, उनकी कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है, चाहे वो पीएलआई की हो, चाहे वो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की हो। और मुझे लगता है हमारे यहाँ सरकारें आई हैं और सरकारें गई हैं, लेकिन एक सरकार की पॉलिसी ज़्यादातर दूसरी सरकार ने कंटिन्यू की हैं। ये हमारे देश की बहुत अच्छी बात है। ड्रास्टिक ओवरटर्न नहीं होना चाहिए पॉलिसीज़ का। दूसरा एक जो इस सरकार में मुझे लगता है ख़ास हुआ है, पॉपुलिज्म को छोड़ के एक जो लॉन्ग टर्म रिफॉर्म्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर पे फोकस आया है, इंफ्रास्ट्रक्चर पुश एक लंबे समय तक देखने का, वो जो स्टांस हमने लिया है कुछ सालों से, बजट में भी आया है, वो इम्पोर्टेंट है। अगर ये दो चीज़ें बनी रहे, इलेक्शन इज अ शॉर्ट टर्म इवेंट। और मैम फिर वैल्यूएशंस को लेकर हमेशा चिंता होती है, और हम तो बैरोमीटर से ही समझते थे। पहले एफआईएस का इनफ्लो आता था तो उसके चलते स्टॉक मार्केट चलती थी। हाँ। अब क्योंकि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस हाँ। बहुत एग्रेसिव हैं करेक्ट। और जिस तरीके का काम एडवाइस कर रही है, तो वो भी कमेंडेबल है। पर अभी म्यूचुअल फंड्स की तरफ से किस तरीके का इन्फ्लोज म्यूचुअल फंड्स में देखने को मिल रहा है? क्योंकि हम बार बार यही सुनते हैं कि घरेलू जो निवेशक हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, एचएनआईज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, उनकी तरफ से पैसा ज्यादा आ रहा है, एफआईएस की तरफ से कम।
इनफैक्ट अगर आप देखें पिछले 10 साल में जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की ओनरशिप है, 10 साल पहले वो कुछ 10-12% थी हमारे स्टॉक मार्केट्स की, इट्स 20% ऑड नाउ। हमारी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की आज 17,000 करोड़ की महीने की SIP बुक है। मैंने 6 साल पहले ये इंडस्ट्री ज्वाइन की थी जब 4,000 करोड़ की थी। आज $2 बिलियन का पैसा मंथली आता है, और पिछले 2 सालों में जब FIIs ने बहुत पैसा निकाला बाजार से, उतना ही म्यूचुअल फंड्स ने डाला, नहीं तो मार्केट आपका 50% गिरता। बाय द वे मेरा मानना है, और ये थोड़ी सेंसेशनल बात है, कि 5 साल बाद देश की 30,000 करोड़ की भी SIP बुक होगी, और आप इमेजिन कर सकते हैं वो हमारे मार्केट्स को क्या देगा। क्योंकि ये जो निवेश का चलन है, चाहे वो डीमैट अकाउंट्स में हो, अभी NSDL CDSL का भी डेटा आया है, चाहे वो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रियों में हो, चाहे वो SIP हो जो कि एक मीम वर्ड बन गया है, ये एक स्ट्रक्चरल चीज़ है। हिंदुस्तान का नौजवान, जेन जी, मिलेनियल अब FD में पैसा नहीं डालना चाहता है, इक्विटी में पैसा डालना चाहता है। दैट इज मेकिंग आवर डोमेस्टिक कैपिटल मार्केट स्ट्रॉन्गर। मैम, ये जो मिलेनियल्स हैं और ये जो यंग इन्वेस्टर्स हैं, इन्होंने तो अभी मार्केट देखनी शुरू करी है, और इनको दिखा क्या ऑप्शंस, इनको दिखे हैं डेरिवेटिव्स, इनको अभी फंडामेंटल्स भी अच्छी तरीके से पढ़ा नहीं, मार्केट भी नहीं पता किस तरीके से ऑपरेट करती है। पर क्योंकि आजकल सोशल मीडिया, यूट्यूब पे और ट्विटर पे जिस तरीके के ट्वीट्स और यूट्यूब पे जिस तरीके के वीडियोस हैं, उन्हीं को देख देख के सीखते हैं, और उसके बाद लगता है कि फटाफट से पैसा बनाया निकल जाए। इज इट अ वे टू ट्रेड इन द मार्केट्स, इन्वेस्ट इन द मार्केट्स फॉर लॉन्ग टर्म? वेल, आई थिंक इसका जवाब सबसे अच्छा हमारे रेगुलेटर ने दिया। एक बड़ी अच्छी रिपोर्ट आई कि अगर आप FNO में निवेश करते हैं तो ज़्यादातर लोग पैसे खोते ही हैं, या FD से ज़्यादा नहीं कमाते। तो जब आपकी सरकार, एक रेगुलेटेड सोर्स आपको ये बता रही है, तो इस पे गौर करना ज़रूरी है। मैंने भी कुछ दिन पहले क्रिप्टो के बारे में ऐसा ही एक ट्वीट डाला, और क्या होता है आज के, और मैं आज के नौजवानों को बहुत क्रेडिट देती हूँ, मैं खुद एक मिलेनियल हूँ, उनके पास बहुत अवेयरनेस है, रिस्क लेने की बहुत क्षमता है जो 40 साल पहले नहीं थी, लेकिन उसको सही तरह से चैनलाइज करना चाहिए। ये जो गेट रिच क्विक स्कीम्स हैं, कि दिस क्विक इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम, और गेट रिच करिए, बट रिच होने में आपको टाइम लगाना पड़ता है। और साधारण रेगुलेटेड प्रोडक्ट्स जैसे म्यूचुअल फंड्स हैं, उनमें आपने आज अगर आप देखें, एक मिड कैप फंड का भी 10 साल का रिटर्न 17-18% होगा, फुल्ली रेगुलेटेड, इतना ट्रांसपेरेंट। आपको कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें करने की ज़रूरत क्या है? ये तो हमें बार बार मैसेज पहुंचाना पड़ेगा, और मैं लोगों से कहती हूँ प्लीज़ खुद को एजुकेट करिए, यूट्यूब से टिप्स ना लीजिए। नहीं मैम, वो ना होता ही है कि इनकम जनरेशन के लिए स्टॉक मार्केट को यूज किया जाता है, वेल्थ जनरेशन के लिए नहीं। रोजमर्रा के खर्चे निकालने के लिए, कि आज इतना कमा लिया, कल इतना कमा लिया, महीने का इतना आ गया, बस उसके बाद दिस इज व्हाट इज स्टॉक मार्केट, ऐसा बिलीफ हो गया स्टॉक और मार्केट। रजत, वही प्रॉब्लम है एक्चुअली। आपकी प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम एज अ यंग पर्सन शुड नेवर बी द स्टॉक मार्केट। मैं एक इंडिविजुअल हूँ जिसका काम है म्यूचुअल फंड बेचना, एंड आई विल स्टिल टेल यू एज अ यंग पर्सन, आपका बेस्ट एसेट, हम एसेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री में, आपका टैलेंट है, आपकी कमाई है, आपका प्रोफेशन है। रोजमर्रा के जो खर्चे हैं खुद की सैलरी और इनकम से आते हैं, एंड व्हाट यू अर्न, स्टॉक मार्केट कैन हेल्प यू मैनेज दैट बेटर। जितना कमाओ उसका कुछ प्रोपोर्शन आप स्टॉक मार्केट में, इक्विटी में, म्यूचुअल फंड्स में डालो। प्राइमरी इन्वेस्टमेंट, प्राइमरी एफर्ट, हाईएस्ट रिटर्न ऑन एफर्ट विल कम फ्रॉम योर टैलेंट, स्पेशली व्हेन यू आर यंग। हाँ, होता भी तो यही है ना, कि एक प्रॉपर्टी मार्केट से थोड़ी आप पैसा कमाने के बारे में सोचते हो रोज रोज, तो फिर इक्विटी मार्केट के बारे में क्या सोचते हो? आप ये तो नहीं कहते कि आज मेरा घर मुझे रिटर्न देगा और मेरा खर्चा चलाएगा, ऐसा थोड़ी होता है। दैट इज नॉट लिक्विडेट, लिक्विडेट नहीं कर सकते ना इसको, तो आसानी से। सेम थिंग, एनी इन्वेस्टमेंट is incremental. Your profession is your primary source of return. If I look at anything that I have created, it has first come from my profession, and I've worked hard to earn money, and my money should work hard as well. तो फिर फाइनेंशियल टिप्स क्या आप देना चाहोगे, कि अगर वेल्थ जनरेट करनी हो स्टॉक मार्केट में तो असल तरीका क्या होता है? कुछ 2-3 फाइनेंशियल टिप्स दे दीजिए। एक तो सबसे पहले, या तो अच्छी एडवाइस लीजिए, ये बहुत साधारण बात है, या तो अच्छी एडवाइस लीजिए या खुद को अच्छे से एजुकेट करिए। आइडियली दोनों चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल के दौरान में ये फोमो फैक्टर बहुत आ गया है, कि किसी रिश्तेदार के घर राखी पे गए, उसने कुछ कह दिया तो आपने कर लिया, किसी इन्फ्लुएंसर को सुन लिया, उसने कह दिया। तो प्लीज़ जानिए कि ये मार्केट एक सीरियस काम है। दूसरा, थोड़ा सा अपने रिटर्न एक्सपेक्टेशंस रियलिस्टिक रखना बहुत ज़रूरी है। हम क्या देखते हैं कि स्टॉक मार्केट में अगर आप टिके रहेंगे और गलतियां नहीं करेंगे तो आप पैसे बनाएंगे। गलतियां इंसान क्यों करता है? एक्सपेक्टेशंस गलत होती हैं। 30% का रिटर्न देखा, लगा हर साल 30% मिलेगा, ऐसा होता नहीं है। तो अपनी एक्सपेक्टेशंस ठीक करके चलिए, और ये जानिए कि आप किसी भी चीज़ में निवेश करेंगे
वो गिरेगा और क्यों गिरेगा, और वो समझना बहुत ज़रूरी है। एंड आई थिंक तीसरा, ये बहुत साधारण एडवाइस है, स्टॉक मार्केट इज लाइक गुड वाइन और गुड विस्की, इट अक्वायर्स वैल्यू विथ एज। यू हर्ड ऑफ सिंगल मॉल्ट्स, दे अक्वायर वैल्यू विद एज। जितना लंबा रखोगे, 25 साल 30 साल ज़्यादा वैल्यू होती है। इट्स ट्रू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स एज वेल। कंपनीज चलाते हो आप, किसी कंपनी को एक्सपेक्ट करते हो, किसी सीईओ को, कि वो 1 साल में आके कंपनी टर्न अराउंड करेगा, कर ही नहीं सकता। मार्केट इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंपनीज, गिव योर इन्वेस्टमेंट टाइम। तो इसका तो लाइव एग्जांपल आप ही हो। अभी एक चीज मैं बताया तुम दर्शकों को, हाँ, कि आपने अपने चाइल्ड के लिए भी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग कर दी है, करेक्ट। एंड ही इज द वन ऑफ द हाईएस्ट टैक्स पेयर्स आल्सो। यंगेस्ट टैक्स पेयर्स, नॉट हाईएस्ट, बट अच्छा, ही यंगेस्ट। इज वन ऑफ द यंगेस्ट टैक्स पेयर्स इन इंडिया। हाँ, कितने साल का है मैम? 17 महीने का हो गया आज। आपने अभी से फाइनेंशियल प्लानिंग कर डाली? हाँ, काफ़ी टाइम से करी है एक्चुअली। व्हाट मेरे हस्बैंड नलिन और मैंने डिसाइड किया जब वो पैदा होगा, कि सबसे पहले तो उसके सारे डॉक्यूमेंट्स कर लो, पैन कार्ड, आधार कार्ड। लोगों को पता भी नहीं है कि बच्चे का बैंक अकाउंट खुल सकता है। हमने ये सब कर लिया। तो आई थिंक ये 1-2 महीने का था, तो हमने सब कर लिया। और फिर उसकी फाइनेंशियल प्लानिंग चालू कर दी। हमने एक सिंपल गोल लिया, क्योंकि लोग कहते हैं कैसे करो, बाहर पढ़ने जाएगा 18 साल की उम्र में, तो उसके लिए हमने जो कॉर्पस हमने सोचा लगेगा, उसको डिवाइड करके मंथली एसआईपी करना शुरू कर दी अपने फंड्स में। एक इंडिया का स्मॉल कैप फंड ले लिया, एक लार्ज एंड मिड कैप फंड ले लिया, एक बाहर का फंड ले लिया कि रुपये डॉलर का। हो गई उसकी एसआईपी शुरू। बहुत महीनों से चल रही है, आई थिंक सिंस ही वाज 3-4 मंथ्स। 3-4 मंथ्स की उम्र में फाइनेंशियल प्लानिंग कर डाली, तो ये होता है असल वेल्थ मैनेजमेंट का तरीका। लेकिन मैम 18 साल में कितना पैसा चाहिए होता है? अगर अब्रॉड में 18 साल बाद कितना पैसा चाहिए होगा सो अप्रोक्सीमेट? आई डिडंट डू दैट, आई टेल यू द मैथ आई डिड। आज अगर आप बाहर यूएस में पढ़ना चाहें तो अबाउट 250,000 यूएस डॉलर्स का खर्चा है। तो हमने, आप कैलकुलेट कर लीजिए, वट एवर दैट इज इन। 2.5 लाख यूएस? हाँ, नहीं, 2.5 लाख यूएस डॉलर। 2.5 लाख यूएस डॉलर। 250,000 यूएस डॉलर्स का खर्चा है, अबाउट 60-70,000 यूएस डॉलर्स ईयर। तो आप कैलकुलेट कर लीजिए, कपल ऑफ करोर्स। तो उतने का खर्चा है। हमने उसको डिवाइड किया 18 साल, फिर 12 महीने, हर महीने की एसआईपी करनी शुरू की। आपने अच्छा सवाल पूछा कि वो इन्फ्लेशन और करेंसी। हमने कहा इक्विटी का रिटर्न करेंसी और इन्फ्लेशन टेक कर लेगा। बहुत रफ मैथ है, और ये परफेक्ट मैथ नहीं होगी हमारी, लेकिन डायरेक्शन में तो हमने काम किया है ना। तो यानी इक्विटी मेजर पोर्टफोलियो होगा इक्विटी young ही age? है, इक्विटी ही है। तो फिर पोर्टफोलियो बनाने का सही तरीका क्या है? एट यंग एज कैसे पोर्टफोलियो बनाना चाहिए? जैसे आपने अपने चाइल्ड के लिए प्लानिंग की, ऐसे अगर किसी 20 साल के युवा को पोर्टफोलियो बनाना हो तो कैसे बनाना चाहिए? देखिए, आपको टाइम होराइजन देखना पड़ेगा। बच्चे के लिए किए तो उसके पास 18 साल है, रिस्क लेने की बहुत क्षमता है, और उसका गोल 18 साल दूर है, इसलिए 100% इक्विटी है। लेकिन अगर 20 साल को प्लानिंग करनी है, तो उसको सोचना चाहिए उसे कितना पैसा है ऐसा है जो 5 साल के बाद चाहिए, वो इक्विटी में जा सकता है। अगर उसे कुछ पैसा ऐसा है जो 3 या 5 साल के बाद चाहिए, नॉट सो लॉन्ग कि वो 5-10 ईयर है, तो वो हाइब्रिड फंड या थोड़े कंजर्वेटिव फंड में डाल सकता है। तो गोल बेस्ड आपकी प्लानिंग होनी चाहिए। बच्चों के लिए आमतौर से इक्विटी ज़्यादा करते हैं, क्योंकि 18 साल है। इनफैक्ट बच्चों के लिए तो हम स्मॉल कैप और मिड कैप अग्रेसिवली ज़्यादा करते हैं। अच्छा, ये प्लीज हमारे व्यूअर्स को बता दीजिए। देखिए, बहुत कंफ्यूजन है इस समय म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में। एक ही एमसी के बहुत सारे फंड्स, जी, ऐसे इतने सारी एमसीज, तो कौन से फंड लें कौन सा ना लें, इसी कोई दुविधा में रह जाते हैं। और उसी के चलते मेरे को तो ये लगता है कि एक कम होने चाहिए फंड्स, बहुत ज्यादा स्कीम्स दिखाई देती हैं। तो क्या ऑब्जेक्टिव रहता है? स्मॉल कैप, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, लार्ज कैप? एक्चुअली आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। आई सी कस्टमर्स जिनके पोर्टफोलियो में 90 फंड हैं, और मैं कहती हूँ अगर आपके पास 90 फंड हैं, आपने पूरी एएमसी इंडस्ट्री होल्ड कर लीजिए। दिस मेक्स नो सेंस। एंड इट इज़ लाइक, मैं आपको एक एनालॉजी दूँ रजत, दिल्ली में तो बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं। अब आप हर रेस्टोरेंट में तो खाना नहीं खाते ना, नहीं तो आपको इंडाइजेशन हो जाएगा। तो व्हाट आई सजेस्ट किया, आप 3-4 मेन कैटेगरीज पकड़िए, और हर कैटेगरी में 2 एएमसी के फंड ले लीजिए। थोड़ा तो डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए। फॉर मोस्ट पीपल, 1 हाइब्रिड फंड, कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं, 1 मल्टी कैप फंड जिसमें लार्ज, मिड और स्मॉल हो, और एक डेट फंड जिसमें आप कंटिंजेंसी पार्किंग करें। ये 3-4 कैटेगरी से आपका काम बहुत अच्छा हो जाएगा। एंड लंबी अवधि के लिए इन्वेस्टमेंट, लंबी अवधि के लिए इन्वेस्टमेंट करिए। अगर आपको लोग मेरे से कहते हैं मैडम इसमें मज़ा नहीं आता, तो मैं कहती हूँ चलो 80-20 अप्रोच अप्लाई कीजिए, खाने की तरह। 80% काम आप इन फंड्स में करिए, 20% जैसे आप बाहर खाते हैं ना, आप अपना कर लीजिए। जो भी इक्विटी में ट्रेडिंग वगैरह करना, जो आपको करना है, इट्स ईटिंग आउट ना। हाउ मच डू ईट आउट? 20%, नॉट मोर देन दैट। अच्छा, ये तो ही स्टॉक मार्केट की और फाइनेंशियल प्लानिंग की बात।
आपकी बातों से ऐसा लगा कि इंडियन मार्केट इज ऑन ग्रोथ ट्रेजेक्टरी, आने वाले समय के लिए और पैसा बनेगा, सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करना चाहिए, गुड क्वालिटी म्यूचुअल फंड्स, गुड क्वालिटी इक्विटी में। लेकिन आपका एक और रोल आने वाला है, कितने एक्साइटेड हो आप उसको लेकर, ये हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। मैं दर्शकों को बता दूं कि वो रोल क्या है। जनवरी 2024 में शार्क टैंक का सीजन 3 आ रहा है और आप उसमें जज पैनल में आओगे, तो कितना एक्साइटमेंट हो रहा है मैम? सो आई एम एक्साइटेड, थोड़ी शूटिंग की है, थोड़ी बाकी है, बट इट्स अ लिटिल अनकन्वेंशनल। लोग कहते हैं म्यूचुअल फंड सीईओ सडनली ये, बट आई डोंट थिंक ऑफ माई सेल्फ एज अ म्यूचुअल फंड सीईओ। मैं एक एंटरप्रेन्योर रह चुकी हूँ, आज भी एक एंटरप्रेन्योर हूँ जिसने एडलवाइस म्यूचुअल फंड को बिल्ड किया है एक बड़े ब्रांड के अवतार में, और मेरा काम है कंपनीज में इन्वेस्ट करना, इंडियन एंटरप्रेन्योरशिप में इन्वेस्ट करना, चाहे वो बड़ी कंपनीज हों या वो छोटी कंपनीज में। तो मैं एंटरप्रेन्योरशिप का प्रोडक्ट हूँ, मैं एंटरप्रेन्योरशिप से मेरी लिविंग चलती है, और ये शो एक एंटरप्रेन्योरशिप का कल्चर लाया है इंडिया में। तो मैं अगर किसी तरह से या तो कैपिटल से या एडवाइस से बेनिफिट कर सकती हूँ देश को, तो मैं करना चाहती हूँ। मैं बहुत कुछ सीख रही हूँ, एंड आई टेल यू, जब मैं इस सेट पे रहती हूँ तो मैं बहुत इंस्पायर्ड होती हूँ। आपको हिंदुस्तान के बारे में एक बहुत अच्छी फीलिंग आती है कि यार देश सही डायरेक्शन में जा रहा है। आई थिंक दैट इज़ व्हाट आई टेक अवे, कि देश के युवा लोग जो एक टाइम परमानेंट नौकरी चाहते थे, सरकारी नौकरी चाहते थे, और सरकारी नौकरी में कुछ बुराई नहीं है, मेरे फादर भी थे गवर्नमेंट में, आज वो नौकरी छोड़ो अपनी कंपनी क्रिएट करना चाहते हैं। वो सिर्फ बम्बई और दिल्ली में नहीं है, वो देश के छोटे छोटे शहरों में है। आप माएँ देखते हैं, माँ बेटी का कॉम्बो, फादर सन का कॉम्बो, तो यू कम बैक फीलिंग वेरी इंस्पायर्ड यार। तो मैम फिर क्या देखना चाहते हो आप स्टार्टअप, जैसे बहुत सारे कैंडिडेट्स आएंगे शार्क टैंक में जी, तो आप क्या देखना चाहोगे, किस तरीके का बिजनेस मॉडल होना चाहिए, क्या उसमें बारीकियां होनी चाहिए जिसको आप बहुत क्लोजली वॉच करना चाहो? आई थिंक जो हम अपनी कंपनीज में देखते हैं इन्वेस्टर्स के तौर पे, वही स्टार्टअप्स में अप्लाई करता है। थोड़ा लेंस अलग है, लेकिन अच्छी कंपनी होती हैं। मुझे लगता है दो तीन चीज़ें। एक तो सबसे पहले जो एंटरप्रेन्योर होता है, इन्वेस्टिंग में हम उसे मैनेजमेंट कहते हैं, क्योंकि फाइनली आप एक कंपनी में इन्वेस्टर हो, एंटरप्रेन्योर का पैशन, उसका रेजिलियंस, उसका क्लैरिटी ऑफ बिजनेस मॉडल कि वो क्या करना चाहता है, वो आप बड़ी कंपनी में भी देखते हो। बाय द वे स्टार्टअप में वो मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा, मैं एक ऐसी दुनिया से आती हूँ जहाँ प्रॉफिटेबिलिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है, आज नहीं लेकिन इवेंचुअली। तो यूनिट इकोनॉमिक्स के what is what is a company is someone who has found a problem to solve and can sell a product to a consumer and make money off of it. Making money also is important. तो एक बेसिक यूनिट इकोनॉमिक्स, एक बेसिक मार्केट अपॉर्चुनिटी, ये सब इम्पोर्टेंट है। एंड थर्ड आई थिंक इज योर एबिलिटी टू डू व्हाट यू से। इंडिया में ना बहुत एंटरप्रेन्योर्स, बहुत लोग बातें बहुत कर सकते हैं, एक्चुअली काम करना, एक रेजिलियंस रहना, वो बहुत ज़रूरी है। तो ये तीन चार चीज़ें देखते हैं, ये हम कंपनियों में भी देखते हैं जब बड़ी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, यहाँ भी मैं वही देखूंगी। पर मैम बहुत सारे स्टार्टअप्स शुरू तो कर लेते हैं वो काम, लेकिन उसके बाद फिर स्केलेबिलिटी का इशू आ जाता है, और अभी भी हम देख रहे हैं कि बहुत सारे स्टार्टअप्स फेल भी हुए हैं, प्रॉफिट में नहीं आ पा रहे हैं। हाँ। ऐसा क्यों होता है? तो ये तो होगा ही, देखिए फेलियर रेट तो हाई होता ही है। एनीथिंग फंडामेंटली स्टार्टिंग अप इज रिस्की, एंड 1000 companies will start up, one of them will become an IPO company. This has to happen, and we should not be worried about failure. Failure से हमें स्ट्रेस नहीं होना चाहिए एक्चुअली, बिकॉज नहीं तो आपके एंटरप्रेन्योरशिप का इको सिस्टम पैदा ही नहीं होगा। कुछ प्रोडक्ट्स होंगे जो मार्केट में आएंगे, लेकिन वो बड़ी छोटी अपॉर्चुनिटी टारगेट करेंगे। वो ऐसी प्रोडक्ट होगी जो 10 लोगों को बहुत पसंद आएगी, लेकिन बिजनेस 10 लोगों का बनता नहीं है। कुछ प्रोडक्ट्स होंगे जो स्केल करेंगे, लेकिन उनकी यूनिट इकोनॉमिक्स नहीं होगी, वो पैसे ही नहीं कमा पाएंगे टू पे द बिल्स। कुछ प्रोडक्ट्स होंगे जहां वो दोनों चीज़ें भी हो जाएंगी, लेकिन एंटरप्रेन्योर जाके कंफ्यूज हो जाएगा कि आज मैंने शेविंग क्रीम का बिजनेस खोला, चलो कल मैं खाने का भी बिजनेस खोलता हूँ, तो लैक ऑफ फोकस हो जाएगा। और तो डीरेल होने के तो बहुत कारण है। फेलियर इज अ पार्ट ऑफ दिस इकोसिस्टम। हमें बहुत एक्साइटमेंट हो रही है, हम देखेंगे आपको शार्क टैंक में। लेकिन आप इन्फ्लुएंसर भी हो और बहुत लोग आपको ट्रैक कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, बेबाक राय रखते हो। हाँ। आप एक तो ना ये सेबी की भी गाइडलाइंस फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स पे आ गई है, होना भी चाहिए, बिकॉज किस तरीके से अनरेगुलेटेड जो लोग हैं वो भी एकदम से आके बताना शुरू कर देते हैं कि स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं।
तो कितना सीरियस प्रॉब्लम होता चला जा रहा है मैम ये कि कौन सही कौन गलत उसी में आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल हो गया। नहीं नहीं, आई थिंक ये जो गाइडलाइंस आ रही हैं, जितना रेगुलेशन इस स्पेस में आए वो ज़रूरी है। आई एम नॉट सेइंग कि सोशल मीडिया पे बात मत करो। इनफैक्ट मैं खुद एज यू सेड बहुत एक्टिव रही हूँ सोशल मीडिया पे, और मुझे लगता है ये एक बहुत पावरफुल चैनल हो सकता है अच्छी कम्युनिकेशन बताने का। मेरी इस स्पेस पे दो ही प्रॉब्लम है जो मुझे लगता है सरकार भी एड्रेस कर रही है। सबसे पहले तो जो फाइनेंशियल एडवाइस है ना, दिस इज़ नॉट लाइक सेलिंग मेकअप और फूड। ये एक बहुत सीरियस चीज़ है जिसमें क्वालिफाइड इंसान चाहिए। हम लोग बहुत सालों की फाइनेंस ट्रेनिंग करते हैं, उसके बाद भी गलतियां होती हैं। तो जो आपको एडवाइस दे रहा है, आई मीन समटाइम्स यू सी समवन हु इज अ जिम इंस्ट्रक्टर सडनली स्टार्ट गिविंग यू फाइनेंशियल एडवाइस, not to say that they can't, but what are the qualifications of the person giving advice. दूसरा, आजकल हम देखते हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कैन बी वेरी लार्ज। तो वो डिस्क्लोज होना चाहिए कि भाई आप मुझे एडवाइस देने हैं तो आपके इसके पीछे क्या इंसेंटिव है। जैसे और फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्रीज में जहाँ डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह होता है, इंसेंटिव बड़े क्लियरली बताए जाते हैं। ये इन्फ्लुएंसर में पता नहीं है कि आप मुझे कुछ रेकमेंड कर रहे हो तो क्यों रेकमेंड कर रहे हो, भाई आपका क्या इंटरेस्ट है। तो आई थिंक एज लॉन्ग एज ये दो चीज़ें डिस्क्लोज्ड हों और आप सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है उससे सही बातें कह रहे हैं, तो बहुत अच्छी चीज़ है। मैम हमने आपके रिसेंट अभी ट्वीट्स इंटरव्यूज सब देखे हमारे रिसर्च टीम में, तो एक कमेंट तो आपका चाहिए इस बार आईसीसी वर्ल्ड कप में क्या हो गया। लेकिन उसको मैं इस तरीके से पूछता हूँ कि रोहित शर्मा ने इस बार इंडियन टीम को किस तरीके से लीड किया, आप उनकी लीडरशिप क्वालिटी पे क्या बताओगे कि आपने उसको रोहित शर्मा की लीडरशिप क्वालिटी को कैसे देखा, क्योंकि हम लगातार जीतते चले जा रहे थे। दैट वाज वन डे जिसमें खराब खेला, लेकिन फाइनल तक तो पहुंचा दिया और बिल्कुल नॉन स्टॉप भागा था इंडियन क्रिकेट टीम। I think this is one time where India has always been, cricket team हमेशा अंडरडॉग रही है। आप 83 पिक्चर देख लो, 2003। This time the leadership was such कि you felt like you were part of a champion side, and that I think is a feeling of new India। तो मैं उस leadership को ये credit दूंगी that we didn't feel like an underdog, we felt in control। और वो हिंदुस्तान के लिए मुझे लगता है एक बहुत बड़ी बात है। हार जीत होती रहती है, हम हमारी इंडस्ट्री में कहते हैं पास्ट परफॉर्मेंस इज ऑलवेज नॉट इंडिकेटिव ऑफ फ्यूचर रिटर्न्स। सो यू कैन लूज वन बिग टूर्नामेंट गेम आफ्टर हैविंग 10 विक्ट्रीज, वो सबके साथ होता है। डजंट टेक अवे फ्रॉम व्हाट यू आर एज अ लीडर। मैं खासकर ये कहूँगी उनकी कैप्टनसी के बारे में, वो एक बहुत, और मैं क्रिकेट इतना नहीं फॉलो करती लेकिन वर्ल्ड कप तो देखा, सेल्फलेस कैप्टन रहे हैं। आए हैं ओपनिंग में और अपना जो टीम के लिए सही है वो करके चले गए हैं विदाउट वरिंग अबाउट एनीथिंग एल्स। तो एक बहुत सेल्फलेस एक जो क्वालिटी होती है लीडरशिप में, वो देखिएगा। चलिए मौका फिर मिलेगा और हर बार मौका मिलता है, गलतियों से सीखना यही है। स्टॉक मार्केट में भी गलतियों से सीखो, क्रिकेट में भी गलतियों से सीखो। मैम एक रीसेंट ट्वीट आपका, ये दिवाली की छुट्टियां ज्यादा क्यों चाहिए, और ऐसा बॉस तो सबको चाहिए, आपने ट्वीट में लिख दिया कि थोड़ा एक्सटेंडेड हॉलीडेज होनी चाहिए दिवाली पे, ऐसा क्यों? See, I think हमारे यहाँ and a lot of people, I am not running away from hard work. I know बहुत लोग कहते हैं इंडिया में बहुत हॉलीडेज है, बट आई थिंक मैं जब बाहर रही हूँ तो एक जो क्रिसमस न्यू ईयर सीजन होता है उसके अराउंड एक लंबी लीव की पीरियड होती है कि पीपल कैन स्टेप बैक एंड एन्जॉय द टाइम विद देयर फैमिलीज। हमारे यहाँ जैसे मैं बम्बई से दिल्ली आती हूँ, बहुत लोग ट्रैवल करके घर जाते हैं परिवारों के पास होने के बाद। और कुछ साल ऐसे होते हैं जैसे ये साल, जब सैटरडे संडे को दिवाली है और मंडे को जाके आपको स्टॉक मार्केट खुल जाता है, संडे की रात की दिवाली पूजा होती है। तो मुझे लगता है दिवाली एक, एंड इट्स नॉट रिलीजियस, इट्स ऑलमोस्ट अ नेशनल सेलिब्रेशन दैट हैपन्स। आई कम फ्रॉम अ मल्टी कल्चरल हाउस होल्ड, बट वी सेलिब्रेट दिवाली एज एन ओकेजन टू कम टुगेदर। और थोड़ा टाइम लें तो अच्छा होगा। एंड आई थिंक 2-3 दिन काउंट नहीं करने चाहिए, बिकॉज अगर हर फैमिली जाके फैमिली के साथ अच्छा टाइम बिताएगी, स्टेप बैक करेगी, तो ऑफिस में वो और रिचार्ज हो जाएगी। लास्टली क्योंकि बहुत फॉलोअर्स हैं आपके सोशल मीडिया पे, एक मैसेज, एक गोल्डन मैसेज दे दीजिए जो ये हेल्प करे कि आने वाले समय के लिए आप अपनी लाइफ को बेहतर तरीके से कैसे ग्रूम कर सकते हो, अपने करियर को कैसे सुधार सकते हो, क्योंकि आपका जो ट्रैक रिकॉर्ड है और आपकी जर्नी है उससे सीखने को बहुत मिलता है मैम। आई थिंक व्हाट आई टेल यू इज कि आज हिंदुस्तान एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, सिर्फ निवेशक के तौर पे नहीं, बट एज अ यंग पर्सन आई फील वेरी फॉर्चुनेट कि मैं आज की तारीख में इंडिया में काम कर रही हूँ, कुछ बना रही हूँ, कुछ कर रही हूँ।
और ये प्रिंसिपल सबके लिए अप्लाई होता है। आज आप हिंदुस्तान में आज के हिंदुस्तान में आप जो भी बनना चाहें, चाहे आप एक मेकअप कंपनी चलाना चाहें, चाहे आप एक CEO बनाना चाहें, चाहे आप सरकार में सर्व करना चाहें, चाहे आप आर्म फोर्सेस में, और करियर ऑप्शंस बहुत अनकन्वेंशनल, ये डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर का थ्रेड चला गया, तो आप कुछ भी बन सकते हैं। मैं अंग्रेजी में एक बात कहती हूँ कि फाइंड योर स्काई, आपका जो भी स्काई है, और आपका और मेरा अलग हो सकता है, एंड देन लर्न टू फ्लाई, बिकॉज दिस इंडिया गिव्स यू दैट। मैम बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना समय दिया, कीमती समय बिस्तक को दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आज फिर से बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे। थैंक यू। थैंक यू मैम। बिस्तक आप